Hello friends, today we are going to learn the topic internal reconstruction. See, internal reconstruction is the topic for TY BCom and TY BAF also. Today we are going to learn what is internal reconstruction. If you see, the name itself indicates internal reconstruction, means here you have to make some adjustment internally in the accounts of company. Okay, actually from TY BCom point of view and from TY BAC point of view, this topic is very important. If you see in this particular balance sheet, आपको प्रॉब्लम में देंगे क्या वो लोग, आपको प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दी जाएगी और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होगी, उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करना है. नाम में ही है क्या है, देखो, रिकंस्ट्रक्शन. व्हाट वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट हियर, we have to reconstruct the balance sheet. Now if you ask why, हम लोग को रिकंस्ट्रक्शन क्यों करना है बैलेंस शीट का, तो आपके सामने अभी देखो यहाँ पे एक बैलेंस शीट ली है मैंने, जहाँ पे यहाँ एक एलिमेंट लिखा नहीं है, मैं पर्टिकुलरली नहीं लिखा था वो एलिमेंट, अभी मैं लिखती हूँ. वो एलिमेंट है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इज 4 lakhs. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट इज 4 lakhs. अगर आप देखोगे जब भी ऑन एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज देयर, इट मींस व्हाट, देयर इज अ लॉस फॉर कंपनी. इतना हम लोग को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्न बाय द कंपनी. सो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका लायबिलिटी साइड में है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो वो होगा आपका प्रॉफिट. लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एसेट साइड में है, तो वो इंडिकेट करता है इट्स एक्यूमुलेटेड लॉस फॉर द कंपनी. ये कंपनी के लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है. देखो अमाउंट भी कितनी है, 4 lakhs. इफ यू ऑब्जर्व दिस बैलेंस शीट डीपली, अगर इसको आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा. यहाँ पे देखो कंपनी के पास रिजर्व्स में कुछ भी नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व्स है ही नहीं. देयर आर नो रिजर्व्स एट ऑल. इनफैक्ट कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉस, दैट्स व्हाई दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स ऑन एसेट साइड. दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी. ये एक बहुत ही पर्टिकुलर रीजन है कि कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉस, कंपनी को लॉस हो रहा है, इसीलिए कंपनी को अभी रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है. इंटरनली वी हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट. क्यों करनी है कि हम लोग को ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड से निकाल देना है. क्यों निकालना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट में, तो फिर उस कंपनी की मार्केट में पोजीशन डाउन हो जाएगी. नो बडी विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, नो बैंक अकाउंट विल गिव देम लोन, उनको लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट पे गुड्स नहीं देंगे, उनको मार्केट में स्टैंड करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर उनके बैलेंस शीट में सालों से लॉस दिख रहा है. ये होता है. तो कंपनी को अगर सरवाइव करना है तो कंपनी को ये एलिमेंट निकालना बहुत जरूरी है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखेंगे अगर ऐसे ही, तो मार्केट में शेयर्स की प्राइस भी डाउन होती जाएगी. कोई उनके शेयर्स परचेस करेगा नहीं. जिन लोग ने परचेस किए हैं वो अपने शेयर्स बेच देंगे. तो सडनली शेयर्स अगर बेचना मार्केट में स्टार्ट हो गए तो प्राइसेस भी शेयर्स की बहुत डाउन हो जाएगी. एक दिन ऐसा आएगा दैट कंपनी विल हैव टू क्लोज देयर बिजनेस, कंपनी को अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा. तो ये हो सकता है ये ना हो, इसीलिए अभी कंपनी क्या करेगी, इसको रिस्ट्रक्चर करेगी. इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, तो अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जस्ट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज द मेन पर्पस, टू वाइप ऑफ दिस लॉस. इसको निकालना है, टू एलिमिनेट द लॉस फ्रॉम द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से 4 lakhs रुपीज अगर हमको निकालने हैं, जस्ट मैंने इसको ऐसे रफ कर दिया, देन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल नॉट कंप्लीट, नो, बिकॉज आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ऑलवेज इट शुड टैली. वो टैली होनी जरूरी होती है. अगर हम लोग इसको ऐसे ही रफ कर देंगे तो वो टैली नहीं होगी. यहाँ पे 4 lakhs का डिफरेंस दिखेगा. तो इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली देने के लिए क्या करना चाहिए आपको somehow you have to make adjustment on liability side also. आपको लायबिलिटी साइड में भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी.
तभी तो आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। जैसे सिर्फ रफ कर देने से तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते, प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग को देनी है अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको निकालना है तो। This particular thing we are going to learn in the topic internal reconstruction. This is the basic funda of the topic कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकालना है। अभी इसके लिए प्रॉब्लम में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी जाएगी। तो अभी देखो आपके सामने बोर्ड पे मैंने पहले से कुछ एडजस्टमेंट लिखी है। ओके, सर्टेन एडजस्टमेंट्स आर देयर। जैसे देखो अगर यहाँ से हम लोग को 4 लाख रुपीज निकालने हैं तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको रिक्वेस्ट करोगे कि अपना क्लेम कुछ कम करो, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिप्रेजेंट्स ओन्ड कैपिटल। कंपनी का वो ओन्ड कैपिटल है, तो ओनर्स है वो कंपनी के टू दैट एक्सटेंट, सो दे विल रिड्यूस देयर क्लेम टू सर्टेन एक्सटेंट। वो अपना क्लेम कुछ एक्सटेंट तक कम कर देंगे, क्योंकि ये लायबिलिटीज है, इन सबको कंपनी को पैसा देना है, ठीक है ना। ये सब कंपनी के क्रेडिटर्स है एक ना एक तरीके से, इनको भी पैसा देना है। इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम 10 लाख है, उनको 10 लाख देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5 लाख देना है, डिबेंचर्स को 3 लाख देना है एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप देखोगे एसेट साइड में देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो कैश बैलेंस, देयर इज नो बैंक बैलेंस विद देम। इनफैक्ट द कंपनी इज गोइंग थ्रू वर्स्ट पोजीशन, कंपनी की पोजीशन ही वर्स्ट है। तो अभी इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होगा, कुछ क्रेडिटर्स अपना क्लेम छोड़ देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना क्लेम छोड़ देंगे, मे बी एसेट्स गेट्स रिवैल्यूड, एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा न्यू रेट के हिसाब से। जैसे लैंड है तो लैंड यहाँ पे ही देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिया है, लैंड अप्रिसिएट बाय 40%। तो ये सब एडजस्टमेंट करते समय आपको दिखाई देगा कि जब एसेट्स रिवैल्यूड होती है या तो वो बढ़ेगी या तो वो कम होगी। तो अगर आपकी एसेट बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट है, अगर आपकी एसेट कम होती है तो वो आपका लॉस है। तो देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ लॉस इन द एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट में किधर ना किधर आपको प्रॉफिट होगा, किधर ना किधर आपको लॉस होगा। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स है 60,000 के, क्रेडिटर्स एक्सेप्ट 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अगर मैंने आपको ऐसा बता दिया कि क्रेडिटर्स को कितना देना है, 60,000 देना है, इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, तो इसका मतलब है कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट हुआ। 60,000 की जगह पे अभी उनको कितना देना है, सिर्फ 40,000 देना है, तो उनको 20,000 नहीं देना है। लायबिलिटी कम अमाउंट में सेटल हो गई तो डेफिनेटली कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, while recording all these transactions there are certain profits, there are certain losses, and to record all these profits and losses that took place in these transactions we have to open one account। आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, एंड कीप इन माइंड दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हम लोग ने 11 से उसके रूल्स पढ़े हैं। नॉमिनल अकाउंट सेज व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट क्या है, डेबिट साइड जो होगी वहां पे जितने भी लॉसेस होंगे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, जितना भी गेन होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अंडरस्टूड अप टू दिस? So we are going to maintain on this particular account, capital reduction account. Again I am telling you it's a nominal account. ये इतनी सारी ट्रांजैक्शंस जो मैंने आपको दी है, जो एडजस्टमेंट हम अभी देखेंगे, उसमें किधर न किधर प्रॉफिट होगा, किधर न किधर लॉस होगा। तो वो प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करने के लिए ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमें बनाना है। अंडरस्टूड अप टू दिस? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। This is your capital reduction account. Okay. Now see, this particular topic is totally journal entries. पेपर में भी आपको ऐसे ही प्रॉब्लम दिया जाएगा, मे बी बैलेंस शीट आपको अभी वर्टिकली दी जाए, वर्टिकल ही देंगे क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट अलाउड नहीं है। कंपनी अकाउंट जो बनता है वर्टिकल बैलेंस शीट में बनता है, सॉल्यूशन आपको वर्टिकल बैलेंस शीट में ही देना है। अंडरस्टूड?
तो यहाँ पे समझ में आए इसलिए मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लिखा है, बाकी बैलेंस शीट होती है वर्टिकली, ठीक है, उससे इतना फर्क नहीं गिरता। अभी क्वेश्चन में हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट लेके देख सकते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ऑल लायबिलिटीज, सारी जो लायबिलिटीज होती है उसका बैलेंस क्या होता है, हमेशा ध्यान में रखो, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। ऑल लायबिलिटीज ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। सभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटीज है सबका बैलेंस होता है क्रेडिट। एंड ऑल एसेट्स ऑलवेज हैज, सभी एसेट्स जो होती है उसका बैलेंस होता है डेबिट। ऑल एसेट्स ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। ओके, अभी देखो इसको ट्रीट कैसे करेंगे एडजस्टमेंट्स के हिसाब से। नाउ सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट हियर, लैंड एप्रिसिएटेड बाय 40%। व्हाट डज इट मीन? लैंड की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, लैंड की वैल्यू आपकी बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है? लैंड एप्रिसिएटेड बाय 40%। इफ यू सी लैंड बुक वैल्यू, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ लैंड? 6 lakhs। बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी है उसकी वैल्यू है 6 lakhs। अभी वो 40% से एप्रिसिएट हो गई, मतलब 40% से लैंड बढ़ गई। देखो लैंड का ओरिजिनल बैलेंस वैसे भी डेबिट है, लैंड बढ़ गई तो डेफिनेटली हम इजीली बता देंगे ये तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट है तो वो कितने अमाउंट से हुआ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए आपका। एप्रिसिएट बाय हाउ मच अमाउंट? एप्रिसिएट बाय 40%। तो लैंड की वैल्यू देखो 6 lakhs, 6 lakhs 40% से बढ़ गया। सो 6 lakhs का 40% स्टैंड्स फॉर व्हाट? 2,40,000। 2,40,000 से लैंड आपकी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको अभी रिकॉर्ड कैसे करेंगे? लैंड का ओरिजिनल बैलेंस है डेबिट, डेबिट को डेबिट हो तो वो बढ़ेगा, ये ध्यान में रखो। अपोजिट ट्रीटमेंट उसको कम करेगी। अगर आप डेबिट को डेबिट देते हो तो वो बैलेंस बढ़ेगा। और क्योंकि आपका प्रॉफिट है, दैट शुड बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? यस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसको क्रेडिट देना है? कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट देना है, क्योंकि आपका प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट हुआ है। अंडरस्टूड? सो लेट्स पास द फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर दिस। क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी? देखो लैंड का बैलेंस बढ़ गया है, इसलिए मैंने लैंड अकाउंट को डेबिट दिया, क्योंकि ऑलवेज एसेट्स हैज डेबिट बैलेंस, उसको बढ़ाना है तो फिर से आपको उसको डेबिट ही देना है। कितने से बढ़ाना है? 40% अमाउंट ऑफ 6 lakhs, उतने से लैंड बढ़ गई आपकी। सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। अंडरस्टूड अप टू दिस? 2,40,000 टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन 2,40,000। क्लियर अप टू दिस? देखो लैंड बढ़ गई और कैपिटल रिडक्शन को मैंने क्रेडिट दिया। क्यों क्रेडिट दिया? क्योंकि ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। अभी इसको लेजर पोस्टिंग में आपको डालना है। इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे आप? आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या दिया है यहाँ पे? क्रेडिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय लैंड 2,40,000। Okay, by land 2,40,000. Okay, now proceed further. Equity shareholders reduce their claim. Equity shareholder reduce to 6 each. Equity shareholder 6 each तक reduce हो गए। Equity shareholder ने अपना claim, देखो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में देखोगे 1 lakh equity shares of ₹10 each is there। 10 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब है फेस वैल्यू जो है इक्विटी शेयर्स की वो है 10 रुपीज। एडजस्टमेंट में क्या बताया है? इक्विटी शेयर होल्डर रिड्यूस टू 6 ईच। इक्विटी शेयर होल्डर 6 ईच को रिड्यूस करने वाले हैं अपना क्लेम। इसका मतलब है वो अपना क्लेम 4 रुपीज से छोड़ रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना क्लेम 4 रुपीज से छोड़ रहे हैं पर शेयर। तो कंपनी को 4 रुपीज से प्रॉफिट हुआ पर शेयर। 4 रुपीज दे आर गोइंग टू गिव अप, छोड़ देंगे वो अपने शेयर्स के पीछे 4 रुपीज छोड़ देंगे जो उन्होंने ऑलरेडी पे करके रखा है कंपनी को। नाउ दे आर एक्सेप्टिंग देयर शेयर एज 6 ईच, ठीक है ना। तो 4 रुपीज कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपको एंट्री पास कैसे करनी है? प्रॉफिट हुआ, आप इमीडिएटली बता दोगे वो
प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट पक्का है। नॉमिनल अकाउंट सेज व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे आपको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन को जाना तो पक्का है। लेकिन थोड़ी सी ट्रीटमेंट इसकी अलग जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर की फेस वैल्यू ही चेंज हो रही है। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 ईच। एडजस्टमेंट में वो 6 ईच का होने वाला है। द स्टेटस ऑफ इक्विटी शेयर्स आर एंटायरली गोइंग टू चेंज, पूरा चेंज होगा। शेयर सर्टिफिकेट से लेके आपको चेंजेस करने हैं, तो इसलिए आपको क्या करना होता है, दिस ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल should be cancelled first of all by whole amount। उसको पूरा कैंसिल करना है, पूरा निकाल देना है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया all liabilities has credit balance। अभी इसमें से हम लोग को इक्विटी शेयर्स को निकालना है, अपोजिट ट्रीटमेंट आपको देनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बी डेबिटेड, उसको आपको क्या देना है, डेबिट देना है। तो देखो सेकंड एंट्री में क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को निकालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड पर फुल अमाउंट, आपको उसको फुल अमाउंट से निकाल देना है। 10 लाख से मैंने इसको डेबिट दिया, ओके। फिर से आपको इक्विटी शेयर कैपिटल को रिस्टोर करना है। अभी एक शेयर रहेगा 6 ईच का, तो यहाँ पे मैंने जो 10 लाख का डेबिट दिया वो उसका ब्रेकअप कैसे था, देखो 1 लाख इंटू 10, ये उसका ब्रेकअप था। हम लोग ने जो कैंसिल किया, लेकिन कैंसिल होने के बाद इमीडिएटली ये जो अमाउंट दिख रही है, इससे आपको उसको रिस्टोर भी करना है, फिर से जगह पे लाके रखना है। तो फिर से एक लायबिलिटी क्रिएट होगी आपकी क्रेडिट डे के। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने यहाँ पे क्रेडिट दिया to equity share capital. Immediately you can come to know now it should be 1 lakh into, of course, 6 rupees. 1 lakh into 6. Now the new capital will be 6 lakhs. Okay. तो अभी आपको समझ में आएगा there is a difference of 4 lakhs. 4 lakhs रुपीज उन लोग छोड़ रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर छोड़ रहे हैं, तो इसको आपको क्या देना है, क्रेडिट। कैपिटल रिडक्शन, ये हो गया कंपनी को प्रॉफिट 4 lakhs का, ओके। सो दैट शुड बी क्रेडिटेड 4 lakhs, ओके। सो देखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट गिरा कितने से, 4 lakhs के। जितनी अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने है उतनी ही क्रेडिट में आनी चाहिए। स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या करेंगे मालूम है, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कितनी अमाउंट है, 10 lakhs, वो वहां पे डाल देंगे। नो, यू आर रॉन्ग। कैपिटल रिडक्शन के सामने आपने कितनी अमाउंट लिखी है वो वहां पे आनी चाहिए। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 4 lakhs, नो, सो दैट शुड बी क्रेडिटेड ओनली 4 lakhs। अंडरस्टूड अप टू दिस? समझ में आया आपको? हम लोग ने पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कैंसिल किया, न्यू अमाउंट से उसको रिस्टोर किया उसी एंट्री में, और क्योंकि 4 लाख से आपकी लायबिलिटी कम हुई है, उन लोगों ने अपना क्लेम छोड़ दिया है, तो 4 लाख से आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। क्लियर अप टू दिस? नाउ लेट्स मूव टू थर्ड एडजस्टमेंट। डिबेंचर होल्डर्स गिव अप देयर क्लेम बाय 40%। अभी देखो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको 12% डिबेंचर, 12% इज व्हाट, 12% इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सो कोट करने का एक तरीका है 12% डिबेंचर, अगर 11% डिबेंचर रहेंगे तो 11% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट्स अ मेथड ऑफ कोटिंग। सो 12% डिबेंचर कितने के हैं, 3 lakhs के। व्हाट द एडजस्टमेंट सेड हियर, डिबेंचर होल्डर गिव अप देयर क्लेम बाय 40%। डिबेंचर होल्डर ने अपना क्लेम 40% से छोड़ दिया है, तो 40% ऑफ 3 lakhs stands for what? Yes, it is 1,20,000. So debenture holder are going to give up for 1,40,000, 1,20,000, बराबर की नहीं? तो 1,20,000 से वो अपना क्लेम छोड़ रहे हैं। अगेन देखो फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट थिंक फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। डिबेंचर होल्डर नहीं हो आप डिबेंचर होल्डर के बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। 3 lakhs के जगह पे अभी उनको 3 lakhs नहीं देना है,
उनको देना है 1,80,000 ओनली, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर गोइंग टू गिव अप 1,20,000, 1,20,000 को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 1,20,000 कंपनी के लिए प्रॉफिट है। सो अगेन यस, डेफिनेटली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। एंड डिबेंचर का बैलेंस आपको कम करना है, फिर स्टार्टिंग में आपको बता दिया ऑल लायबिलिटीज हैज व्हिच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। नाउ इट शुड बी रिड्यूस, उसको कम करना है, अपोजिट ट्रीटमेंट तो देनी पड़ेगी आपको, उसको कम करना है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट should be debited, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 1,20,000 से आपको उसको कम करना है, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,20,000. Okay, understood up to this? Again see, capital reduction account is credited by 1,20,000, so that should be recorded here on the credit side by 12% debenture 1,20,000. Clear up to this? 1,20,000. Now see, move on to fourth adjustment. Fourth adjustment क्या कह रहा है? Plant reduce by 10%. Plant reduce by 10%. See here in the balance sheet, what is the book value of plant? It is 3 lakhs. It reduced by 10%. Asset बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई. Plant कम हुआ है तो profit है कि loss है? Asset कम होती है तो loss है, asset बढ़ती है तो profit है. It's a simple logic. Asset आपकी कम हुई है 30,000 से, 10% stands for what? 30,000. आपकी asset 30,000 से कम हुई तो आपका loss है. तो loss है करके capital reduction account, which is a nominal account, it should be debited. No. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses. तो ये fourth transaction में because the plant is reduced by 10%, it's a loss for you, it's a loss for company. Company को loss हुआ है 30,000 का, so that should be debited to capital reduction account. और देखो मैंने आपको starting में ही बताया all assets has debit balance. अभी हम लोग को plant को बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है. So definitely that should be treated opposite. Opposite treatment उसको देनी पड़ेगी. प्लांट को आपको देना पड़ेगा क्रेडिट, तभी तो वो बैलेंस कम होगा. अंडरस्टूड? तो जर्नल एंट्री आपकी फॉर्म हो गई. यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री क्या हो गई, फोर्थ वाली, आपको कैपिटल रिडक्शन को डेबिट देना है क्योंकि आपका लॉस है. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट कितने से कम हो गई? बाय 10%. सो 10% ऑफ 3 लाख स्टैंड्स फॉर 30,000. सो plant is reduced by 30,000. Okay. Here on the debit side of capital reduction account to plant 30,000. Clear up to this? हर एक ट्रांजेक्शन में किधर न किधर प्रॉफिट होगा, किधर न किधर लॉस होगा. उसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. हम लोग ने देखा कैसे प्रॉफिट हुआ, हम लोग ने उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया. जिधर भी लॉस हुआ हम लोग ने उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है. ठीक है. कम टू फिफ्थ एडजस्टमेंट. ऑल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स एक्सेप्ट 30,000. सी द एडजस्टमेंट, रीड इट केयरफुली. ऑल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से कितना आना है देखो, 4 lakhs. 4 lakhs rupees are to be recovered from debtors. And what is the adjustment? All amount recovered from debtors except 30,000 which turn out as bad debts. So there is a loss of 30,000. No. तो यहाँ पे भी 30,000 नहीं मिले हैं, रिकवर्ड नहीं हुए हैं, तो वो आपका लॉस है. तो इसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? कितना पैसा आना है? 4 lakhs rupees आने हैं. कितने आए हैं? 3,70,000 रिकवर्ड हुए हैं बिकॉज दे सेड 30,000 टर्न आउट एज बैड डेट्स. बैड डेट्स हो गए, पैसा डुबा दिया डेटर्स लोगों ने, तो वो पैसा तो अभी आने वाला नहीं है. कंपनी को लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ? 30,000 का लॉस हुआ. कितना पैसा आया? 3,70,000 आया. तो इसको जर्नलाइज अभी हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं. अभी जर्नल एंट्री विद द फिफ्थ एडजस्टमेंट देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी. देखो
ऑल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। इसका मतलब क्या है? डेटर्स लोग से पैसा आया, डेटर्स का बैलेंस देखो कितना है 4 lakhs। डेटर्स से पैसा आया है लेकिन रीड द एडजस्टमेंट एक्सेप्ट 30,000 विच टर्न आउट एज बैड डेट्स। 30,000 नहीं आया, 30,000 डूब गया, बैड डेट्स हो गया, तो अगेन कंपनी को लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 30,000 का लॉस। ठीक है, कितना पैसा आएगा फिर? देखो कितना अमाउंट है यहाँ पे डेटर्स का। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स? 4 lakhs। 30,000 छोड़ के बाकी का पैसा आया, तो कितना पैसा आया? 3,70,000 कंपनी को रिकवर हुआ है डेटर्स से। तो अभी आपको इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है? देखो पैसा आया तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। whenever cash comes in it should be debited because real account says what? Debit or real account says what? Debit what comes in, credit what goes out. Okay, तो आपको इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है? क्योंकि पैसा आया तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? 4 lakhs रुपीज डेटर से आना था, 30,000 बैड डेट्स हो गए, तो डेफिनेटली रिकवरी हुआ है 3,70,000 का। राइट, लॉस कितना हुआ है ये केस में? 30,000 का लॉस है, सो दैट शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? यस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे आपको बैड डेट्स को डेबिट नहीं देना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज स्पेसिफिकली ओपन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली। जहाँ पे भी प्रॉफिट है कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट हो, जिधर भी लॉस है कैपिटल रिडक्शन को डेबिट हो। तो यहाँ पे 30,000 का आपका लॉस है स्ट्रेट वे, सो दैट शुड बी डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 30,000 to what balance we have to write off debtors. So 2 debtors। देखो debtors का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। स्टार्टिंग में ही बताया मैंने आपको, ऑल एसेट्स ऑलवेज एज डेबिट बैलेंस। अभी डेटर्स को क्लोज करना है, उनका हिसाब तो खत्म होने वाला है। 3,70,000 उन लोग ने दिए, 30,000 वो नहीं दे सकते, तो उनको अभी बैलेंस शीट से भी तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। सो दैट्स व्हाई डेटर्स शुड बी क्रेडिटेड बाय 4 lakhs। यहाँ से डेटर्स आपके ऑटोमेटिकली क्लोज। ओके, आपने उसको क्रेडिट देना है ताकि आप उसको क्लोज कर सको। सो डेटर्स शुड बी क्रेडिटेड बाय 4 lakhs। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड विद द एडजस्टमेंट? नो, समझ में आ रहा है आपको एडजस्टमेंट? ठीक है, अभी मूव ऑन टू 6th एडजस्टमेंट। सी इन द 6th एडजस्टमेंट, बैंक लोन सेटल्ड एट 90% अमाउंट। बैंक लोन सेटल्ड हुआ एट 90% अमाउंट। What is the book value of bank loan here? Bank loan is 1 lakh। 1 लाख का लोन था कंपनी का जो सेटल हुआ एट 90% अमाउंट। मतलब उनसे भी कुछ ना कुछ कंपनी ने सेटलमेंट किया, 90% को वो एग्री हो गए। पूरा डूब जाए इससे अच्छा है कि उनको 90% मिल जाए। एडजस्टमेंट में आपको दिया है 90% अमाउंट को बैंक लोन सेटल हो गया, तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 1 लाख देना था, 90% अमाउंट को सेटल हुआ, इसका मतलब है अभी 90,000 ही देना पड़ेगा। 10,000 उन लोग ने छोड़ दिया है, दे गिव अप 10,000 फ्रॉम देयर क्लेम। सो 10,000 अगेन देयर इज अ प्रॉफिट फॉर कंपनी। सो हाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड नाउ? कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे जर्नलाइज करेंगे इसको? तो देखो ये 5th एडजस्टमेंट, यहाँ पे मैं 6th एडजस्टमेंट लिख रही हूँ। कैसे रिकॉर्ड करोगे आप इसको? पैसा आपको देना है, कितना देना है? कितना देना है? 90% अमाउंट देनी है। कौन से अमाउंट की? बैंक लोन की। 1 लाख की 90%, 90,000 goes out, right? So bank account should be credited, right now? And which account should be cancelled here? ये हिसाब कौन से अकाउंट का खत्म होने वाला है? बैंक लोन का हिसाब खत्म होने वाला है, तो उसको निकाल देना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट से। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ऑल लायबिलिटीज हैज क्रेडिट बैलेंस। अभी उसको निकालना है तो अपोजिट ट्रीटमेंट दो, बैंक लोन को आपको देना है डेबिट। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, फुल अमाउंट से आपको उसको अभी निकालना है 1 लाख। सो डेबिट शुड बी गिवन बाय 1 लाख। ओके, कितना पैसा दे रहे हो आप उसको सेटलमेंट में? व्हाट अमाउंट इज गोज आउट, उतना जाना चाहिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट। सो हाउ मच गोज आउट? 90,000 goes out. So 90,000 should be credited to bank. Okay? और क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट should be credited by 10,000. Clear up to this?
अंडरस्टूड अप टू दिस? बैंक लोन सेटल हुआ जो 1 लाख का था, आपने पैसा कितना देना पड़ेगा? 90% ऑफ 1 लाख मतलब 90,000 टू बैंक अकाउंट, और ये केस में आपको प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, सो टू कैपिटल रिडक्शन। नाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड हियर, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। ये एक ट्रांजैक्शन का भी पोस्टिंग बाकी है मेरा, अभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ। कैपिटल रिडक्शन को यहाँ पे हम लोग ने डेबिट किया था, सो दैट शुड बी डेबिटेड टू डेटर्स 30,000, और यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट गिरा है बाय बैंक लोन। कितने का है? 1 लाख नहीं लिखना है, कैपिटल रिडक्शन के सामने कितने अमाउंट है? 10,000, सो दैट इज द ओनली प्रॉफिट पोर्शन ना, ओनली प्रॉफिट पोर्शन को लिखना है। ऐसे करते थे बच्चे लोग, कैपिटल रिडक्शन के सामने लिखेंगे यहाँ पे बैंक लोन, और बैंक लोन के सामने जो अमाउंट है ना वो लिख देते हैं, वो वहाँ पे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू लास्ट एडजस्टमेंट, जिसका पर्पस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। ओके, क्या पर्पस था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो डेबिट बैलेंस है उसको निकालना है। कितना डेबिट बैलेंस है? देखो यहाँ पे 4 लाख का। अभी इसको बैलेंस शीट से निकालना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस कंपनी की मार्केट में पोजीशन डाउन कर रहा है, इसको निकालना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? यहाँ पे डेबिट, उसको निकालना है तो उसको क्या देना पड़ेगा? डेफिनेटली क्रेडिट, दैट शुड बी क्रेडिटेड। और एक कंट्रोवर्सी है यहाँ पे प्रॉब्लम में, देख रहे हो आप कि ये कंपनी जो है इसको लॉस हो रहा है, दो दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड दे हैव वन बैलेंस गुडविल। ऐसे हो सकता है क्या कि कंपनी को लॉस हो रहा है और कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है मार्केट में? नहीं हो सकता। गुडविल दिखाना ऐसी सिचुएशन में इट्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, वो कंट्रोवर्सी है। गुडविल नहीं हो सकता वो कंपनी का जो कंपनी सालों से लॉस में है, ठीक है ना। तो ये गुडविल रखना भी अलाउड नहीं है या जायज नहीं है, आप बोल सकते हो, उसको भी आपको निकालना है, गुडविल को भी आपको निकालना है। बताएंगे नहीं फिर भी गुडविल को निकालना है। क्यों? मैंने आपको बताया, गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज द वैल्यू फॉर रेपुटेशन। और ये जो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एक्यूमुलेटेड है फ्रॉम मेनी इयर्स, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग गुडविल नहीं हो सकता। मार्केट में उतना गुडविल नहीं बनता जो कंपनी लॉस में रहती है, इसीलिए इसको आपको निकालना है। तो ट्रीटमेंट कैसे करनी पड़ेगी? यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, गुडविल का भी डेबिट बैलेंस। स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया डेबिट बैलेंस है, उसको निकालना है तो उसको देना है जर्नल एंट्री में क्रेडिट, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ये जो अकाउंट ओपन किया है इसके थ्रू हम ये दोनों आइटम जो है, ये दोनों एलिमेंट्स जो है उसको हम निकाल देंगे। तो लास्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी? देखो यहाँ पे लास्ट एंट्री बनेगी 7th वाली। आपको P&L का डेबिट बैलेंस निकालना है एंड गुडविल निकालना है थ्रू कैपिटल रिडक्शन। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मैंने क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट दिया है ना। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। उसको मैंने निकालना है तो इसलिए मैंने उसको क्रेडिट दे दिया। मेरे को गुडविल भी निकालना है, सो दैट्स व्हाई गुडविल शुड बी क्रेडिटेड। सो टू गुडविल अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट इज 4 lakhs, गुडविल की अमाउंट है 10,000। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 4 lakh 10,000, ठीक है। बीइंग P&L डेबिट बैलेंस एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। ये एडजस्टमेंट बताएंगे भी नहीं अगर प्रॉब्लम में, तो भी आपको अपने दिमाग से करनी ही है, क्योंकि पर्पस ही यही है कि P&L का डेबिट बैलेंस अगर है, गुडविल है, तो उसको निकालना है। वही तो पर्पस है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो अगर वो देंगे नहीं तो भी आपको इसको निकालना है। ऑल फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस शुड बी रिटर्न ऑफ, उसको निकालना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इसको निकाल लिया। इसको पोस्टिंग करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 lakhs एंड टू गुडविल 10,000, ठीक है। क्लियर अप टू दिस? नाउ यू हैव टू क्लोज योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है इसको आपको क्लोज करना है। इसका जो भी बैलेंस रहेगा उसको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में।
कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। और एक बात ध्यान में रखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहना चाहिए। अगर क्रेडिट बैलेंस नहीं रह रहा है तो कुछ तो आपने मिस्टेक की है या फिर उसकी ट्रीटमेंट कुछ और अलग तरीके से करनी होती है। तो देखते हैं यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस है या नहीं। ये आपकी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। तो देखो आप क्रेडिट साइड में अमाउंट्स ज्यादा है। You see here the total of credit side is $7,70,000. Yes, 7,70,000 credit side total. From this 7,70,000 you have to deduct all these amounts. ये amounts आपको minus करनी है। 4 lakhs plus 30, 30, 60, 460 and 470. 770 में से 470 माइनस किया तो कितना रह गया? 3 lakhs remains. ये रह गया आपका क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड में अपीयर हो रहा है लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, ज्यादा टोटल क्रेडिट की है, उसमें से डेबिट माइनस होके बचेगा तो क्रेडिट बैलेंस है ना। तो ये क्रेडिट बैलेंस है जिसको आपको फाइनली ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। ये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो आपकी लास्ट एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3 lakhs to capital reserve 3 lakhs. Understood? To capital reserve 3 lakhs. ठीक है? क्या बताया मैंने आपको? पूरा प्रॉब्लम में आपको किधर न किधर एडजस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो आपको बैलेंस शीट दी जाएगी उसमें आपको P&L का डेबिट बैलेंस दिया जाएगा। होगा P&L का डेबिट बैलेंस ही होगा। उसको निकालने के लिए हम लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। सर्टेन एडजस्टमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू जर्नलाइज दीज एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। जिधर भी प्रॉफिट हुआ कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में डालना है, जिधर भी लॉस हुआ कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में डालना है। फाइनली आपको क्या करना होता है? कैपिटल रिडक्शन को क्लोज करो और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जितना भी बैलेंस रहेगा उसको आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल कि ये स्कीम में, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो स्कीम है उसमें कंपनी को ओवरऑल कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 lakhs का। कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट देखो दो तरीके के होते हैं, एक कैपिटल प्रॉफिट होता है और दूसरा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है उसको आपको डालना है कैपिटल रिजर्व में। अंडरस्टूड अप टू दिस? इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया हम लोग ने। अभी ये सब करने के बाद हम लोग को फाइनली न्यू बैलेंस शीट बनानी होती है। तो देखते हैं हम लोग न्यू बैलेंस शीट। इन शॉर्ट we'll learn this new balance sheet. It requires huge space because you have to present the balance sheet in vertical format. Format भी उसका vertical होना चाहिए। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे sum up कर देती हूँ। Balance sheet after internal reconstruction should be recorded as and reduce. ये होना जरूरी है। Balance sheet and reduce as on 31st March 2015। ठीक है? तो देखो यहाँ पे भी कैसे बैलेंस शीट बनेगी। इसके 2 कॉलम बनाने हैं आपको, इनर कॉलम आउटर कॉलम। फर्स्ट पोर्शन ए इक्विटी एंड liabilities, equity and liabilities, उसमें फर्स्ट वन शेयर होल्डर फंड, जिसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल। ठीक है? जिसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल देखो
अभी आपको न्यू शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल बता रही हूँ मैं आपको कितना आया। फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर्स आपके कितने थे? इक्विटी शेयर्स 10 लाख के इक्विटी शेयर्स थे। कितने से आपने इक्विटी शेयर कैपिटल कम किया? 4 लाख से। तो अभी आपके न्यू इक्विटी शेयर कितने रहेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आर एज इट इज 1 लाख इक्विटी शेयर। अगर आप जर्नल एंट्री देखोगे तो उसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 into 6 किया मैंने, सो दैट विल बी इन द न्यू बैलेंस शीट। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 each, नाउ 6 lakhs, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट को कंपेयर करते करते न्यू बैलेंस शीट बनानी होती है आपको। तो देखो इक्विटी शेयर्स हम लोग ने लिख दिए 6 lakhs। प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर जैसे थे वैसे ही रह गए। तो प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे 5000, 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each, 5 lakhs। ओके, सो योर टोटल शेयर कैपिटल स्टैंड्स फॉर 11 lakhs। कितना रह गया? कितना हो गया आपका कैपिटल? 11 lakhs का। ठीक है, शेयर कैपिटल 11 lakhs, नोट नंबर 1। देन यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कुछ रिजर्व्स है ही नहीं, उल्टा उनका तो डेबिट बैलेंस था, उनके कुछ रिजर्व्स भी नहीं थे। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद अपना एक रिजर्व क्रिएट हुआ है, देखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, कैपिटल रिजर्व 3 lakhs। आपको नोट्स बनानी होती है साइमल्टेनियसली इसकी, तो वो कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो टोटल शेयर होल्डर फंड इन द आउटर कॉलम 14 lakhs। Yes, clear after this? Thereafter come to next portion liabilities, उसमें भी आएगी आपकी अभी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में देखो ओल्ड बैलेंस शीट से कंपेयर करना है आपको। 12% डिबेंचर्स वाज देयर 3 lakhs, और डिबेंचर्स तो हम लोग ने डिबेंचर होल्डर गिव अप देयर क्लेम बाय 1,20,000 बाय 40% अमाउंट, दैट वाज द एडजस्टमेंट। ओके, डिबेंचर होल्डर 3 lakhs के थे, 1,20,000 से उन लोगों ने अपना क्लेम कम कर दिया था, तो अभी वो कितने रह गए? 1,80,000 के रह गए, राइट यू आर। सो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे आपके 12% डिबेंचर्स। आपको ये सब लिखना है नोट्स टू अकाउंट, इट्स वेरी लेंथी टॉपिक। सो 12% डिबेंचर यहाँ पे आएगा आपका 1,80,000। ये सारा आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, मैं आपको समझ में आए इसलिए लिख रही हूँ 1,80,000। आपको ऐसी नोट्स टू अकाउंट बनानी होती है। ओके, नेक्स्ट इज बैंक लोन। बट बैंक लोन नाउ इट विल नॉट बी देयर इन द न्यू बैलेंस शीट बिकॉज वी सेटल द अमाउंट एट 90%। पूरा बैंक लोन सेटल्ड हो चुका है 90% अमाउंट के लिए। तो यहाँ पे 1 लाख था, हम लोग ने उसको सेटल किया। अब जर्नल एंट्री में भी देखो बैंक लोन पूरा सेटल हुआ है, 1 लाख डेबिट किया है उसको हम लोग ने। So in the new balance sheet there will be no bank loan. Thereafter creditors and bills payable are your current liabilities. Current liabilities. Creditors and bills payable. There is no adjustment regarding creditors and bills payable. So it remains as it is. तो वो वैसे ही रह गए 1,10,000 के। Okay. So creditors and bills payable remain as it is 1,10,000. So this is your first part of balance sheet finish. Now come with assets. Assets में देखो there is no goodwill now. Goodwill तो कैंसिल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गया आपका। लैंड था, लैंड के एडजस्टमेंट देखो, लैंड अप्रिसिएट बाय सम 40% अमाउंट। 6 lakhs की लैंड थी, 40% से अप्रिसिएट हो गई, तो अभी लैंड न्यू बैलेंस शीट में कितने आने चाहिए? 6 lakhs प्लस 2,40,000, इट विल बी 8,40,000। न्यू बैलेंस शीट लैंड विल बी, यहाँ पे आपका फर्स्ट आएगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का आपको ब्रेकअप देना होता है, जिसमें आएगा आपका लैंड
एंड प्लांट, यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिख रही हूँ, उसका नोट्स टू अकाउंट प्रॉपरली बनेगा। लैंड एंड प्लांट टोटल, देखो लैंड है आपकी 8,40,000 की, एंड प्लांट आपका रिड्यूस हुआ है 30,000 से। प्लांट देखो कितना था 3 लाख, 10% से कम हो गया प्लांट, तो इट विल बी 2,70,000। सो द टोटल इज 11,10,000. Total of fixed asset, no, there is one more element, furniture. There is no adjustment regarding furniture, no. फर्नीचर का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो फर्नीचर विल रिमेन एज इट इज 1 lakh, सो इट विल बी 12,10,000. टोटल फिक्स्ड एसेट 12,10,000. ओके, देयरआफ्टर डेटर्स, पूरा पैसा रिकवर्ड हुआ है, डेटर्स क्लोज हो गए. बिल्स रिसीवेबल, ओनली वन एलिमेंट इज देयर. सो देखो अभी यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट होता है इन्वेस्टमेंट, जो अभी आपकी है नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको नाम लिख के यहाँ पे छोड़ दूंगी. इन्वेस्टमेंट्स नहीं है आपकी. थर्ड एलिमेंट होता है करंट एसेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस. तो यहाँ पे करंट एसेट्स में आएंगे आपके बिल्स रिसीवेबल से. बिल्स रिसीवेबल का एलिमेंट सिर्फ आपका करंट एसेट में आएगा, दैट विल बी 2 lakhs. ओके, विजिबल नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ. करंट एसेट्स जिसमें आएगा आपका बिल्स रिसीवेबल एंड कैश. उसका पूरा ब्रेकअप होता है, अभी यहाँ पे जगह भी नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. देखो बिल्स रिसीवेबल जैसे थे वैसे ही रह गए 2 lakhs, और कैश का ट्रीटमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैश कितनी आई थी और कितनी आपके पास रह गई. एक ही एलिमेंट है जिसमें कैश आई थी, 4 lakhs का एलिमेंट था अपना. 4 lakhs में से 3,70,000 रिकवर्ड हुआ था, जिसमें से बैंक लोन अपने 90,000 का सेटल किया था. तो कितना रह गया? 3,70,000 आपके पास कैश आई थी डेटर्स से, उसमें से 90,000 आपने बैंक लोन सेटल किया. इतनी ही कैश आपकी गई है पूरे ट्रांजैक्शन में. जर्नल एंट्री में देखो, जिधर भी पैसा आया बैंक अकाउंट को डेबिट गिरा होगा, और जिधर पैसा गया बैंक अकाउंट को क्रेडिट गिरा है. तो कितनी कैश आई आपके पास? 2,80,000 आपके पास अभी भी है, राइट. 280 आपके पास है, तो वो आपका यहाँ पे आएगा. बिल्स रिसीवेबल है आपका 2 lakhs और 2,80,000 में आपकी कैश, सो दैट विल बी 4,80,000. इफ यू सी योर बैलेंस शीट विल टैली और नॉट. आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है नहीं हो रही है, आप चेक करो. Yes, it tallies. 16,90,000 को आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई. अंडरस्टूड? 16,90,000 को आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है. ठीक है. यहाँ पे थोड़ी जगह कम गिर रही है, इसलिए मैंने इसको रफ करके थोड़ा ऊपर लिख दिया. आप उसको देख लो. 16,90,000 को बैलेंस शीट टैली होगी. इस तरीके से होता है पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. आपको मेन पर्पस ध्यान में रखना है कि आपको एक्युमुलेटेड P&L का जो डेबिट बैलेंस है, जो लॉस है, उसको निकालना है. उसके साथ में गुडविल को, अदर फिक्टिशियस एसेट्स कोई भी है उसको निकालना है. जो एडजस्टमेंट्स दी जाएगी उसको आपको ट्रीट करना है थ्रू जर्नल एंट्रीज. एक अकाउंट ओपन करना होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. आई टोल्ड यू इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जाता है वो. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. जर्नल एंट्री पास करने के बाद कंपेयर योर ओल्ड बैलेंस शीट विद द जर्नल एंट्रीज. देखो हर एक एलिमेंट को कंपेयर करो. जर्नल एंट्री में हम लोग ने उसके
साथ क्या ट्रीटमेंट किया है उसको कंसीडर करके आपको न्यू बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। द टॉपिक इज क्वाइट लेंदी टॉपिक होता है। एडजस्टमेंट्स भी बहुत अलग अलग तरीके से होती है, पूरा दिमाग लगा के आपको उसको सॉल्व करना आता है। ये हम लोग का फर्स्ट बेसिक लेक्चर था, एक बेसिक सम इसमें मैंने आपका लिया जिसमें आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एटलीस्ट क्या है उसका आइडिया तो डेफिनेटली क्लियर हुआ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।